हेलो स्टूडेंट्स, आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया में कक्षा 11वीं में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें देखना है कि जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, अभी तक हम लोग जिसको देख रहे थे अभिक्रिया के माध्यम से या फिर किसके माध्यम से, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सब का प्रकार रहता है, इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इसी वर्गीकरण के बारे में अभी देखना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो इसको मुख्य रूप से 4 टाइप्स में बांटे हैं। पहला आता है संयोग अभिक्रिया। संयोग अभिक्रिया का मतलब है कि दो ठो रिएक्टेंट लेंगे, वो दोनों जुड़ करके एक ठो प्रोडक्ट बनाएंगे, माने दोनों के बीच क्या हो जाएगा, संयोग होगा। दूसरा आता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो टूटने का मतलब है कि एक ठो हम लोग क्या लेंगे, अभिकारक लेंगे, वह टूट करके क्या बनाएगा, 2 ठो या 3 ठो प्रोडक्ट देगा। तो इसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या को भी हम लोग को साथ में देखते हुए चलना है, तभी ये जो संयोग अभिक्रिया है और अपघटन अभिक्रिया है, ये कहलाएगा संयोग रेडॉक्स अभिक्रिया और अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया। तीसरा देखते हैं प्रतिस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जो प्रतिस्थापन में क्या होगा कि 2 ठो पदार्थ लिए हैं क्रिया करने के लिए, उसके साथ में क्या करेंगे, एक ठो तीसरा पदार्थ ले लेंगे। तो तीसरा पदार्थ क्या करेगा, इन दोनों में से एक को हटा देगा और उसके जगह पे खुद आकर के अटैच हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे प्रतिस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें 2 टाइप से होता है। पहला रहता है धातु विस्थापन अभिक्रिया। धातु विस्थापन का मतलब है कि जो हटाया जाएगा वो किसके द्वारा होगा, धातु के द्वारा होगा, तब उसको बोलेंगे धातु विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद बी आता है अधातु विस्थापन अभिक्रिया। अधातु विस्थापन का मतलब है कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा था, 2 ठो था, उसमें से एक को हटा करके कोई तीसरा उसकी जगह पे आ रहा था, तो वह जो विस्थापन है वो किसके द्वारा होगा, किसी भी अधातु के द्वारा होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, अधातु विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद इसमें चौथा आता है विषम अनुपाती अपघटन अभिक्रियाएं। विषम अनुपाती अपघटन का मतलब क्या होगा, उसमें अपघटन तो होगा लेकिन समान अनुपात में नहीं होगा, अलग अलग विषम अनुपात में होगा। तो उसको बोलेंगे विषम अनुपाती अपघटन अभिक्रियाएं। तो इन सब को क्या किया हुआ है, डिटेल से ऑक्सीकरण संख्या और उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो उसी को अभी एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा संयोग अभिक्रिया। तो संयोग अभिक्रिया का पहले क्या देखना है, परिभाषा। तो परिभाषा में है वह रासायनिक अभिक्रिया, रसायन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या फिर क्या होता है, यौगिक, छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक पदार्थ या फिर यौगिक आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद एक यौगिक या फिर कंपाउंड का निर्माण करेंगे, तो वह कहलाएगी संयोग अभिक्रिया। तो संयोग अभिक्रिया को दर्शाया गया है A + B, और A और B मिलकर क्या बनाएंगे, C का निर्माण करते हैं, ऐसा इसको समझ सकते हैं। तो इसमें सभी संयोग अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अब संयोग अभिक्रिया है तो बहुत सारे संयोग अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का उपयोग होगा। तो वे सभी संयोग अभिक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, और दूसरा जिसमें तत्व को छोड़कर दूसरे तत्व भी रहते हैं। सभी संयोग अभिक्रियाएं जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन तत्व के रूप में उपयोग होगा और जिसमें तत्व को छोड़कर दूसरे तत्व भी उसमें रहेंगे, तो उन सबको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलेंगे। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसमें संयोग करने के लिए इसका स्थिति क्या है, क्या क्या इसमें कंडीशन होना चाहिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए संयोग करने वाला जो यौगिक रहेगा, एक या एक से अधिक जो यौगिक लेंगे हम लोग,
उसमें अपनी मूल ऑक्सीकरण अवस्था में उनको रहना चाहिए, तब वो उसमें क्या होगा, संयोग होकर के एक यौगिक या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे पहला ये है संयोग अभिक्रिया का उदाहरण। तो मैग्नीशियम का 3 परमाणु लिए हैं और नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है यह 3 है और नाइट्रोजन गैस का 1 अणु लिया गया है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 0 रहेगी, क्योंकि मैग्नीशियम ही अकेला है, किसी के साथ नहीं जुड़ा है। तो समान प्रकार के जब तत्व रहते हैं तो उनकी 0 ऑक्सीकरण होती है, तो इसके लिए 0 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। नाइट्रोजन गैस में भी केवल नाइट्रोजन है, तो यह क्या होगा, इसके लिए भी ऑक्सीकरण संख्या 0 रहेगा। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या करेंगे, एक तो यौगिक बनाएंगे। उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, Mg3N2। इस प्रकार से एक यौगिक बनाएंगे संयोग करने के बाद। तो उसमें जो यौगिक बनेगा उसमें अब ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग पाई जाएगी, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में जुड़े हैं। तो मैग्नीशियम का अलग ऑक्सीकरण होगा और नाइट्रोजन के लिए अलग ऑक्सीकरण संख्या रहेगी। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है इसका +2 ऑक्सीकरण आता है और नाइट्रोजन का रहता है -3। उसके बाद इसी का दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन H2+O2 दोनों किस रूप में है, गैसीय रूप में है। हाइड्रोजन भी 1 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पे बनाते हैं। तो शुरू में इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 रहती है। हाइड्रोजन का भी 0 रहेगा और ऑक्सीजन का 0 रहेगा। जब ये दोनों यौगिक बनाएंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण रहता है -1। तो यह दोनों था संयोग ऑक्सीकरण संयोग रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें संपूर्ण जो संयोजन अभिक्रिया है वह रेडॉक्स अभिक्रिया। कभी कभी किसी स्थिति में जो संयोग अभिक्रिया है वो क्या रहता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में नहीं रहता है। जैसे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर का बनना माने कि कैल्शियम कार्बोनेट का बनना किससे किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं आपस में मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो कुछ अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होता है, फिर भी उसमें क्या होता है, संयोग अभिक्रियाएं होती हैं। ये हो गया संयोग अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं हम लोग अपघटन अभिक्रिया। तो जो अपघटन अभिक्रिया है इसका भी पहले क्या देखेंगे, परिभाषा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक, देखो क्या कर रहा है, पहले एक यौगिक हम लोग लेंगे, एक यौगिक अभिकारक के रूप में लेंगे। एक यौगिक 2 या फिर उससे अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। एक यौगिक लिए हैं, ये क्या होगा, टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाएगा। तो उसको बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। और इस प्रकार में देखा जाता है कि यह अभिक्रिया किसके विपरीत है, संयोजन अभिक्रिया के, क्योंकि संयोजन में 2 जुड़ करके 1 बनता था और इसमें क्या हो रहा है, 1 टूट करके 2 या 3 बनेगा। तो उसके जस्ट अपोजिट अपघटन अभिक्रिया होती है। तो अपघटन के बाद जो बनता है उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक तत्व को या एक अणु को अपनी मूल अवस्था में पाया जाना चाहिए, तभी इसमें क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया होगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये था फर्स्ट संयोग अभिक्रिया, ये दूसरा हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें सोडियम का हाइड्राइड है, ये नहीं है सोडियम और H है तो हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। जब 2 अणु इसका लेते हैं तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम लोग देखेंगे शुरू में, तो सोडियम का क्या होता है +1
और हाइड्रोजन का रहता है -1। इसका +1 होगा और इसका -1 रहेगा। इन दोनों इसमें 2 अणुओं का अपघटन करेंगे तो यहाँ पे 2 सोडियम बनता है और 1 हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसमें 2 हाइड्रोजन अणु हैं, जिसके कारण उसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था 0 और सोडियम जो है इसके लिए भी ऑक्सीकरण अवस्था 0। तो अपघटन अभिक्रिया में पहले जो लेंगे उसमें अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या रहेगी और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 हो जाता है। उसके बाद इसी का एक और उदाहरण है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4। तो पोटेशियम मैंगनीज और ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका 2 अणु लेते हैं, इसमें भी क्या कराएंगे, अपघटन अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ से पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें केंद्रीय धातु रहता है मैंगनीज। तो जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीकरण संख्या जब देखते हैं तो रहता है +7 और जो ऑक्सीजन है उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान रहता है एक ऑक्सीजन के लिए -2। तो यहाँ पे जो मैंगनीज है इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा +7 और ऑक्सीजन का रहेगा एक ऑक्सीजन का -2। तो इसके बाद जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो यहाँ से बनेगा पोटेशियम मैंगनेट, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था रहेगा +6। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हो जाएगा +6, मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था इसमें रहेगा +4 और ऑक्सीजन के लिए रहता है 0। तो यह भी एक अपघटन अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक से 3 प्रोडक्ट का निर्माण होता है। उसके बाद अगला जो अभिक्रिया है वो आता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा सबसे पहले है, जिस अभिक्रिया में क्रियाकारक यौगिक का एक परमाणु या आयन किसी दूसरे परमाणु या आयन से विस्थापित हो जाएगा तो उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यह विस्थापन अभिक्रिया X + YZ, यहाँ पे Y और Z एक ठो अभिकारक है, उसके साथ साथ एक और अभिकारक लेंगे X करके। तो ये क्या करेगा, इस Y को हटा देगा और उसके जगह पे खुद जा करके बैठ जाएगा। तो Y को यहाँ से हटा देता है और उसकी जगह में खुद जा करके Z के साथ जुड़ जाएगा और X Z एक ठो प्रोडक्ट बनाएगा और Y को यहाँ से बाहर कर देगा। माने कि इसका स्थान, Y का स्थान X ले रहा है और उसको वहाँ से प्रतिस्थापित कर दे रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये कहलाएगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें 2 प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहता है। पहला रहता है धातु विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा अधातु विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आता है धातु विस्थापन अभिक्रिया। तो जब मुक्त धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित करेगी, माने कि यहाँ पे जो X है इसके जगह में क्या रहेगा, धातु रहेगा और Y की जगह में भी धातु रहेगा। तो एक जो फ्री रूप में जो धातु है माने कि X के जगह में है, वो क्या करेगा, किसी यौगिक के धातु को हटा देगा और उसके जगह पे खुद जा करके बैठ जाएगा। तो एक धातु जब दूसरे धातु को हटाता है यौगिक में से तो वह अभिक्रिया धातु विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसके एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया। जो कॉपर सल्फेट है इसमें कॉपर धातु है, इसके साथ अगर जिंक की क्रिया कराते हैं जिंक धातु की, तो यह जिंक कॉपर को विलयन से हटा देगा, इसको हटा देता है और यहाँ पर के खुद जाकर के जुड़कर जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा। तो यहाँ से कॉपर को हटा करके जिंक उसके जगह में बैठ रहा है, तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। और यहाँ पे जो कॉपर और जिंक दोनों ही धातु हैं, इसलिए यह कहलाएगा
विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अगर ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो जो कॉपर रहता है इसका रहता है +2, सल्फर का रहेगा +6 और एक ऑक्सीजन का रहता है -2। उसके बाद अगर जब ये जिंक सल्फेट बना लेगा तो जिंक का हो जाएगा +2, सल्फर का रहेगा +6 और एक ऑक्सीजन का रहता है -2। इसमें जो धातु यौगिक वाले धातु को हटाता है वह उससे ज्यादा क्रियाशील रहता है, इसलिए जो अधिक क्रियाशील धातु है वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे जो जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील रहेगा, जिसके कारण कॉपर कम क्रियाशील रहता है। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को हटा करके उसके जगह पे खुद जुड़ करके नया यौगिक बनाएगा। इसी प्रकार से एक और इसी का उदाहरण है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। इसका नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। जब इसके साथ कैल्शियम को रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो वेनेडियम है यह धातु है और इसमें का कैल्शियम धातु है। तो यह जो कैल्शियम है वेनेडियम को हटा देगा ऑक्सीजन में से और खुद जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और इसमें का वेनेडियम को कैल्शियम विस्थापित कर देता है। तो ये भी एक धातु विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें वेनेडियम की जगह पे कैल्शियम आकर के जुड़ रहे हैं। दूसरा इसी में आता है अधातु विस्थापन अभिक्रिया। तो जो अधातु विस्थापन अभिक्रिया है उसमें एक क्रियाशील धातु या एक अधातु तत्व क्रियाशील यौगिक में से एक अधातु तत्व का विस्थापन करेगा। जो अधातु विस्थापन है उसमें जो यौगिक रहेगा उसमें धातु के जगह में क्या रहेगा, अधातु रहेगा। जैसे यहाँ पे कॉपर धातु था, उसके जगह में जब अधातु रहेगा और उसको कोई सा भी धातु या फिर अधातु आकर के उसके जगह से हटाएगा और खुद उसकी जगह पे जुड़ेगा, तो वह जो विस्थापन अभिक्रिया है वो कहलाएगी अधातु विस्थापन अभिक्रिया। माने कि जो एक यौगिक रहेगा उसमें से अधातु को निकाल करके उसकी जगह धातु या अधातु के जो जुड़ने की प्रक्रिया है वही कहलाती है अधातु विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें ये 4 प्रकार का होता है। पहला रहता है क्षारीय या फिर क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु का मतलब है आवर्त सारणी का वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं वो क्षारीय धातु कहलाएंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब। और क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम, मैग्नीशियम वाला जो ग्रुप है वर्ग 2 का, उसमें के जितने धातु हैं वो कहलाएगा क्षारीय मृदा धातु। तो जो क्षारीय धातु है और क्षारीय मृदा धातु है यह जब जल के साथ रिएक्शन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो वहां से हाइड्रोजन को गैस के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया पहला अधातु विस्थापन अभिक्रिया। यह सोडियम क्षारीय धातु है। इसके जब ये जल के साथ रिएक्शन करेगा H2O के 2 अणु के साथ, तो 2 जो सोडियम है इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के साथ मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पे NaOH बना लेगा और यहाँ से जो H2 है हाइड्रोजन गैस है उसको यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है तो हाइड्रोजन एक ठो अधातु है जिसके कारण, और ये भी एक ठो धातु है सोडियम, तो अधातु को विस्थापित कर रहा है सोडियम, यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है, तो यह कहलाएगा अधातु विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा आता है कि कम क्रियाशील धातु, जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन, वह धातु तो क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। वह वाष्प से क्रिया करके, वाष्प माने कि जल वाष्प, जब पानी को गर्म करेंगे तो जो वाष्प बनता है जल वाष्प,
उसका भी सूत्र होता है H2O। तो जो जल वाष्प रहेगा उसके साथ क्रिया करेगा कम क्रियाशील धातु, और उसमें से हाइड्रोजन जो कि एक अधातु है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त करेगा। तो वो भी जो रिएक्शन है वो कहलाएगा अधातु विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे कि यह मैग्नीशियम कम क्रियाशील धातु है, जब जल के वाष्प के साथ रिएक्शन करता है, जल वाष्प के साथ, तो इसमें से हाइड्रोजन एक अधातु है, तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन था, जल एक यौगिक है, इसका वाष्प बनेगा, वो भी एक यौगिक रहेगा, उसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो अधातु बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो ये भी एक अधातु विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से कुछ जो क्रियाशील धातु रहते हैं, जैसे क्रियाशील धातु में जिंक आ जाएगा, वो क्या करेगा, अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं, किसी भी अम्ल से जाकर के रिएक्शन करेंगे, और अम्ल में जो हाइड्रोजन रहता है हमेशा, क्योंकि अम्ल H+ आयन दान करने की शक्ति रखता है, तो जो अम्ल में हाइड्रोजन हमेशा से रहेगा, तो उसके साथ कोई क्रियाशील धातु जाकर के जुड़ जाएगा, और उसमें का जो हाइड्रोजन रहता है उसको हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकाल देगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, अधातु विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी में चौथा आता है अधातु विस्थापन अभिक्रिया में अत्यंत कम क्रियाशील धातु, माने कि जो धातु बहुत कम क्रियाशील रहेगा, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, सोना या चांदी, जिसको सिल्वर माने कि Ag और गोल्ड माने कि Au। तो ये दोनों कम क्रियाशील रहते हैं। जब इनको क्या करा जाता है, HCl अम्ल से क्रिया कराते हैं, HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो बहुत कम क्रियाशील होने के कारण उसके साथ रिएक्शन नहीं देता है, तो इसमें किसी प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया नहीं मिलेगी। अब इसके बाद देखते हैं इसमें विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद चौथा जो प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया का, उसमें आएगा विषम अनुपाती अपघटन अभिक्रिया। तो जो अपघटन अभिक्रिया अभी तक देखे थे उसी में जोड़ा गया है विषम अनुपाती अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें इसका परिभाषा है कि जिन तत्वों जो तत्व लेंगे या फिर धातु लेंगे तो उसमें एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऐसा धातु इसमें लिया जाता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो उन धातु का जो साल्ट रहेगा, वह जो धातु है उसके साल्ट में विघटन होकर एक का ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे का अपचयन हो जाता है। एक ही धातु रहेगा, दोनों का ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग है, लेकिन एक का उसमें क्या होगा, अभिक्रिया में एक का ऑक्सीकरण हो जाएगा और दूसरे का अपचयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपघटन अभिक्रिया होगी उसको बोला जाता है विषम अनुपाती अपघटन अभिक्रिया। तथा जो मूल धातु है, जो मूल रूप से जिस धातु को उसमें लिए रहेंगे, उस धातु के साथ साथ जो धातु रहता है उसका एक ठो साल्ट अभी यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, और वह धातु अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाती है। माने कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में रहेगा, तो जब उसका विषम अनुपाती अपघटन होगा तो वह क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेगा और एक तो साल्ट भी उसका प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसमें देखेंगे तो जो ऑक्सीजन रहता है, विषम अनुपाती अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण में लिया गया है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को। इसका सूत्र होता है H2O2। इसका जब दो ठो अणु लेते हैं और यहाँ पे इसका सबसे पहले देखा जाता है ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो ऑक्सीजन है
इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे रहेगी -1। दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो ऑक्सीजन का हो जाएगा -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ही देखते हैं। इसका पहले क्या था, -1 था ऑक्सीकरण अवस्था। इसका जब अपघटन हुआ तो इससे बना जल का एक अणु बना है H2O। उसके बाद यहाँ पे बना है ऑक्सीजन गैस। तो जो इस ऑक्सीजन गैस में O2 है तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे ऑक्सीजन की तो यहाँ पे रहेगा 0 और H2O में अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो इस अभिक्रिया से यह समझ में आता है कि जो H2O2 था इसमें ऑक्सीजन का -1 था ऑक्सीकरण अवस्था। इसके बाद जब प्रोडक्ट बना है तो एक प्रोडक्ट में क्या हो गया, -2 हो गया है और दूसरा प्रोडक्ट में 0 हो गया है। तो -1 से -2 जिसमें हुआ है वो क्या कहलाएगा, अपचयन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपचयित हो जा रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। -1 था उससे और कम होकर के -2 हो गया है तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। दूसरा जो प्रोडक्ट बना है O2, इसमें देखेंगे तो यहाँ से जो ऑक्सीजन था इसका -1 था। अब ये -1 से इसमें 0 में आ गया तो 0 में आया तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही ठो लिया गया था, एक ही टाइप का ऑक्सीजन था, लेकिन इसका जब अपघटन हुआ तो दो ठो अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या वाले प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है। तो यही अलग अलग प्रकार का जो प्रोडक्ट देता है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे, उसी को बोला जाता है विषम अनुपाती अपघटन अभिक्रिया। इसमें एक और उदाहरण दिया हुआ है विषम अनुपाती अपघटन अभिक्रिया का। यहाँ पे लिया गया है क्लोरीन गैस को Cl2 + OH- आयन। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो रहेगा 0। अब ये है हाइड्रोक्साइड। तो जो हाइड्रोक्साइड है इसको यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का कैलकुलेट करना है। तो क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आपस में मिल करके यहाँ पे बनाएगा ClO एक प्रोडक्ट और एक बनाएगा क्लोराइड आयन। तो इसमें था 0 ऑक्सीकरण अवस्था में था यहाँ पे क्लोरीन, एक ही तो क्लोरीन का अणु लिए हैं, लेकिन ये जब प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या बना रहा है, 2 टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है और दोनों में इसका ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग यहाँ पे मिलेगी। तो ये था 0 में, यहाँ पे देखेंगे तो ये Cl+ और O, Cl में आ जाएगा प्लस और O में आएगा माइनस। तो यहाँ पे Cl का क्या हो जाएगा, +1 रहेगा ऑक्सीकरण अवस्था और यहाँ पे देखेंगे तो -1। तो 0 से +1 में जब गया तब ये क्या हुआ, ऑक्सीकृत हो गया, माने ऑक्सीकृत वाला प्रोडक्ट बना। और 0 से जब -1 में गया तो ये है अपचयित प्रोडक्ट बनाया है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बन रहा है और दोनों क्या है, विषम अनुपात में, एक का बढ़ रहा है तो एक का कम हो रहा है ऑक्सीकरण अवस्था का मान। इसलिए यह जो अभिक्रिया है क्या कहलाएगा, विषम अनुपाती अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे अब ये कंप्लीट होता है रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। 4 प्रकार था और चारों का उदाहरण और बहुत सारा बुक में दिया हुआ है, इसको देख लेना। इसके बाद इसके आगे का रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन, इसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यही तक।